हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन हब। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026। और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर जो है मैं आपको सीटेट पेपर 2 एसएसटी की प्रिपरेशन करा रही हूँ, जिसमें कि क्लास 6 की ये ज्योग्राफी है। इसका ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 8। ठीक है, भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। इसके बारे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। बहुत ही ग्रेट आपका जो है ये सेशन है। ओके, तो देखो, जैसा आप देख पाते हैं, हम बात करेंगे भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति, भारत के वन्य प्राणी। ठीक है, तो आज मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ का मौसम ऐसा है, यहाँ का ऐसा है, कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है। ठीक है ना, कभी आसमान में बादल छाए रहते हैं, कभी वर्षा होती है, तो कभी बहुत अच्छी धूप निकलती है, कभी गर्मी होती है। ठीक है, कभी हमें उन्हीं वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी खाने पीने के लिए हमें ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। देखो, एक तो होते हैं दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, ये सर्दी का कहलाता है। मई से मई तक, मार्च से मई तक का ये गर्मी का कहलाता है। फिर जून से सितंबर और दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा ऋतु कहलाता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम ये शरद ऋतु कहलाता है। इस तरह से भारत में 4 प्रकार के मौसम बताए गए हैं। ठीक है, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु यहाँ पे। तो सर्दी किस किस समय में होती है, गर्मी कब होती है, वर्षा ऋतु कब होती है, जो शरद ऋतु है वो कब होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी हम पढ़ेंगे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। देखो, शीत ऋतु होती है, इसके नाम से ही कन्फर्म है, जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है और सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। देखो, ठंड मौसम में सूर्य की सीधे किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। उत्तर भारत का यानी कि आप देखो यहाँ पे, अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, यानी कि अगर आप उत्तर भारत की बात करें, इधर इस साइड की बात करें, तो यहाँ पर जो है फिलहाल अभी शीत ऋतु है, बहुत ही कम टेम्परेचर यहाँ पर है। ठीक है ना। बाय द वे, बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की। गर्मी के मौसम में यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है, तापमान बहुत अधिक होता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसे क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, सो गाइज, ये चीज़ें हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है वही चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं बताऊंगी आपको दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का देखो, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। इस समय जो पवन होती है वो बंगाल खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखो, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की, देखो ये दक्षिण भारत है। ठीक है, तो यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है आपका अरब सागर। तो यहाँ से अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से इस तरह से आपकी, ठीक है ना, पवन यानी कि हवा बहती है और वे स्थल की ओर अपने साथ नमी भी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। जब ये पवन इधर पहाड़ों से टकराएगी यूं जाके, तब आपके क्या होती है, वर्षा होती है। यानी कि यहाँ से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, यहाँ से पवनें उठती हैं। ठीक है ना, फिर स्थल की ओर बढ़ती है, इधर इस साइड बढ़ती है, फिर आपकी ये वर्षा करती है। क्लियर है। चलो, वो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून, वर्षा का मौसम। अब पढ़ेंगे मानसून के लौटने का मौसम या फिर शरद ऋतु। इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इस समय जो पवन स्थल, यानी कि देखो, अगर हम बात करें, जब आपकी वर्षा होती है तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से पवन बहती है, हवाएं, और अरब सागर से हवा बहती है, इस तरह स्थल की तरफ बढ़ती हुई, इस तरह उत्तर भारत की तरफ ये वर्षा करती है यहाँ पर। ठीक है ना। फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं मानसून के लौटने। अब देखो, मानसून के लौटने का समय यह है कि ये जो पवनें स्थल की ओर यहाँ पर बह रही थी, अब ये वापस लौटेंगी और वापस ये लौटकर अब ये किधर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, आएगी। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो है भारत के दक्षिण भागों, विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अब फिर देखो, जब मानसून लौटने का टाइम होता है ना, इस समय वर्षा होती है यहाँ पर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में। यानी कि जब पवनें बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से बहती हुई स्थल की ओर बढ़ती है, उत्तर भारत की तरफ बढ़ती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है, पहाड़ों से टकराती है। और जब यही जो आपकी पवनें हैं, जो कि अब इधर स्थल से लौटकर, ठीक है ना, जब मानसून लौटता है भारत से, तब ये लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है। ठीक है,
किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु, देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है, क्योंकि मानसून पर डिपेंड होता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है क्या? मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छी मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का क्या? उत्पादन। ओके गाइज, आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही गजब। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की। आइए अब हम पढ़ेंगे स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र की दूरी, उच्चावच पर डिपेंड करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्र विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में अगर हम बात करें, स्थित जैसलमेर और बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता की जलवायु भी डिफरेंट है, वे न ही अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मोशिनराम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान की जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जी हाँ, अब यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत का एक राज्य है मेघालय। मेघालय में है क्या? आपका मोसिनराम, इस जगह पर होती है। तो बस यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, इससे ध्यान रखें, ठीक है। किस तरह से छोटे छोटे फैक्ट्स के माध्यम से क्वेश्चन बनते हैं। छोटी सी वीडियो होगी आपकी 10-12 मिनट की ओनली, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा। बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में। भारत का एक राज्य है मेघालय, और मेघालय में भी कहाँ पर? मोसिनराम में होती है। अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी होते हैं, उनमें से कुछ की शाखाएं, कुछ की पत्तियाँ, जैसे नीम है, आम है। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत अधिक होती है या बहुत कम होती है, जैसे नारियल, घास, झाड़ियाँ, पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं। इन्हें प्राकृतिक, देखो प्राकृतिक वनस्पति किन्हें कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति वो होती है जो खुद ही उगती है, ना तो यहाँ पर आपने लगाई ना आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने, ठीक है। वो नेचुरल है, इस यानी कि प्रकृति की ओर से, जलवायु की ओर से खुद जब वो आपकी उगते हैं। जैसे छोटे छोटे आपके खेतों में घास हो जाते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो जाती है, पेड़ पौधे ऐसे ही उगे रहते हैं, ठीक है। तो वो आपकी प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो पौधे कौन से हैं जिनमें बहुत कम पत्तियाँ होती है, बहुत ज़्यादा पत्ती होती है। बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आपकी किस किस में होती है, बहुत कम पत्तियाँ आपकी किस किस में होती है? जैसे नारियल है, इनमें बहुत कम पत्तियां होती है। नीम, आम कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां बहुत ही कम होती है, जैसे नीम में भी, आम में भी पत्तियां बहुत कम होती है। इधर कैक्टस, फूल, ये पौधे, इनके वृक्ष लंबे होते हैं और शाखाएं और पत्तियां भी इनमें लंबी होती है, ठीक। फिर हमने जो है प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात की, और आपको पता है कि जलवायु के कारण जो है भारत में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है हमें वनों की आवश्यकता? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में, जी हाँ बिल्कुल, और कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है और मिट्टी के अपरदन को रोकता है। देखो अगर पेड़ पौधे न हो तो हमें कैसे ऑक्सीजन मिलेगा? क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन को जब वो छोड़ते हैं और हम सांस के द्वारा उस छोड़ी हुई ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है ना, प्रकृति से। और वो जो पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, और फिर क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ध्यान रखें, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। वनों से हमें देखो क्या क्या प्राप्त होता है। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, ठीक है ना, चारा, जड़ी बूटी, लाख, शहद, गोंद इत्यादि। अब भैया जी वनों से हमें सारी चीज़ें प्राप्त होती है। वन है, लकड़ी है, तो इससे आपका ईंधन भी तैयार होगा लकड़ी से, ठीक है ना। यहीं पे जो है वनों से आप चारा भी तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल।
जड़ी बूटियां भी बनाते हैं, लाख, शहद, सारी चीज़ें बनाते हैं। वन्य जो है जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। अब आप क्या कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वनों को कटवा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जब आप अधिक से अधिक वनों को कटवा रहे हैं तो इससे आपका नुकसान हो रहा है, तो ऑक्सीजन कम हो रही है, ठीक है ना। एक वातावरण भी बहुत ही जो है भयानक प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी। ओके, आइए अब हम देखते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है, जैसे जंतु की हजारों प्रजातियाँ बड़ी संख्या में, जैसे सरीसृप है, उभयचर है, पक्षी है, स्तनधारी है, कीट है। कृमियों का निवास कहाँ पर रहते हैं, सरीसृप कहाँ पे रहते हैं, उभयचर कहाँ पे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ही हैं यहाँ पर। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा, बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिरवन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। तो यहाँ से देखो 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, पहला क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एशियाई शेरों का निवास कहाँ पर है, गुजरात के गिरवन में। तीसरे क्वेश्चन ये बनेगा हाथी और एक सींग वाले गेंडे फेमस है कहाँ पर, असम राज्य में। बहुत, और ये आपको पता भी है, बिल्कुल बनता है। हाथी केरल और कर्नाटक में मिलते हैं। तो हाथी कहाँ पर मिलते हैं, केरल और कर्नाटक में। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली या कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, ये सारे फैक्ट्स प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पूरे फैक्ट्स को याद करो। पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा, बाघ। फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि गिर जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है, गुजरात में। तीसरा ये बनेगा हाथी या फिर एक सींग वाले गेंडे जो फेमस है कहाँ पर है, असम में। चौथा बनेगा हाथी कहाँ पर है, केरल और कर्नाटक में। पांचवा बनेगा कि ऊंट जो है भारत के रेगिस्तान और जंगली गधे कहाँ पर रहते हैं, कच्छ के रण में। जंगली बकरी हिम तेंदुआ भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए। देखो अब जो जंगली बकरी है, हिम तेंदुआ है, भालू है, ये हिमालय में पाए जाते हैं भारत के। इसके ये अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर भी, जैसे बंदर है, शियार है, भेड़िया है, नीलगाय है, चीतल है, ये भी हमारे ही देश में पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से भारत में पक्षियों की भी ऐसी प्रचुरता है। मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी। इस चीज़ को भी ध्यान रखें। जैसे अभी हमने बाघ के बारे में चर्चा की, अभी हम मोर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि है। पक्षी को भी ध्यान रखें। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है ना। इस तरह से देखो भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। उनमें कोबरा और करेत बहुत ही प्रमुख है, और ये क्या है आपके बहुत डेंजरस है, याद रखिए, ठीक है ना। इसी तरह देखो यहाँ पे वनों के कटने और जो है जानवरों के कारण, शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीव की प्रजातियां तेजी से घट रही है। ओके, इस तरह से देखो यहाँ पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बढ़ो। आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम अक्टूबर के पहले सप्ताह और वन्यजीव सप्ताह के रूप में, हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो है वन्यजीव जो है आपका कब मनाया जाता है, ठीक है। तो यह है प्रत्येक अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव, ठीक है ना, सप्ताह यहाँ पे मनाए जाते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने डिस्कस की। देखो क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, देखो मैंने कहा था ना मौसिनराम मेघालय में। जंगली बकरी हिम तेंदुए देखो कहाँ पे पाए जाते हैं, जो जंगली बकरी हिम तेंदुए है ये आपके हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। गिरवन तो गुजरात में है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र इधर है आपका दक्षिण में। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्रपवने कहाँ पे बहती है, तो ये बहते हैं आपकी जो है समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, इस तरह देखो खालिस्तान। गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा पवन जो है गर्म पवनें चलती है, जिन्हें क्या कहते हैं बताओ। मैंने बताया था ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किस मौसम में अधिक वर्षा होती है, जो आपका मानसून लौटता हुआ होता है, ठीक है ना। गुजरात के वन का निवासी, गुजरात में गिर वन का क्या है, निवास है। जी हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस भी
की हुई है। अभी यहाँ पर देख लो, ये है भारत के 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, और आप इनकी राजधानी भी रट लीजिए, जैसे आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश असम, इस तरह इनकी सबकी यहाँ पर जो है राजधानी भी दी हुई है। और ये आपके जो है इधर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि दिल्ली है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है ना, सारी चीज़ें। चलिए, तो गाइज मैं एक बार आपको ये जो मैंने पढ़ाया है उसे रिपीटेड करा देती हूँ। पहले तो यहाँ पर ध्यान रखें, भारत में 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु। उनकी टाइमिंग याद रख लो। फिर थोड़ा थोड़ा शीत ऋतु के बारे में, ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं, शीत ऋतु किसे कहते हैं, इस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का, और मानसून के लौटते समय जो वर्षा होती है किन किन राज्यों में होती है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। मानसूनी जलवायु किसे कहा जाता है। फिर यहाँ पर मैंने आपको देखो ये चीज़ बताई, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है मौसिनराम, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये फैक्ट्स। फिर हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात की, प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा जाता है, और वो पत्तियाँ जिसकी बहुत अधिक शाखाएं पत्तियाँ होती है वो किसे कहते हैं, और जिनकी बहुत कम होती है वो किसे कहते हैं, ये भी मैंने चर्चा की। फिर हमने यहाँ पे जो है वनों के बारे में देखो यहाँ पर कि वन हमारे लिए लाभदायक क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जो वन होते हैं, ओके। फिर यहाँ पर ये चीज़ देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गिर वन गुजरात में है, सियाओं के लिए फेमस है। एक सींग वाले गेंडे असम में है। हाथी केरल कर्नाटक में पाए जाते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान और जो है कच्छ के रण में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखो, और इस तरह से मैंने बता दिया, क्वेश्चन भी बने हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैंने सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस की है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइस चलिए फिर अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।